नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस के 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सारा क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आज का ये 50 क्वेश्चन आपको पूरा ईमानदारी से याद होगा तो इसमें से आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत ही करते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। कहा जा रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश शामिल है। यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और समझ जाइए। अगर आपको ये फॉर्मेट आज क्लियर हो गया तो समझ जाओ कि आपका एग्जाम में एक नंबर क्लियर हो गया, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो हिंद चीन में अगर हम बात करें तो आपका लाओस आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, वियतनाम आ जाता है। ये सब जो है हिंद चीन में आते हैं। ये कंफर्म टू कंफर्म आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इजी भी था और एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता रहता है, ये आपको पता होगा। इसका जवाब देने का प्रयास करना कि वियना कांग्रेस है ना, वियना कांग्रेस जो है किस वर्ष हुआ था। 1812, 1814, 1815 या फिर 1817 ईस्वी में। एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और वियना कांग्रेस और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, तीनों अगर आपने क्लियर कर लिया तो एक नंबर इसमें से भी कंफर्म हो जाएगा। तो दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा 1815 ईस्वी में, क्योंकि वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद कर लेना है अगला क्वेश्चन की ओर चलने से पहले। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, सोच समझ के वहां भी आपको एग्जाम में लिखना है और सोच समझ के सबका जवाब भी देना है। तो सबसे पहले आपका कमेंट देखूंगा ना, आपके कमेंट अगर बात करे आएगा तो यही चीज आएगा कि हम जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा मजेदार है और सबसे ज्यादा इजी भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का गठन किया गया था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो यूरोप में कौन सा संगठन की स्थापना किया गया था। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले, और यहाँ पे सिंपल तरीका समझिएगा, हिंदी में जिससे बोला जाता है यूरोपीय संघ, है ना, यूरोपियन यूनियन जिसको यूरोपियन संघ बोला जाता है, उसकी स्थापना किया गया था, उसका गठन हुआ था किसके बाद? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए मैं इसको 4 नंबर पे लाया हूं, क्योंकि 1 से 4 में आपका कंफर्म हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन का जवाब देने से पहले सोचो कि नरोत्तम सिंहानुक जो थे किस देश के शासक थे, है ना। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? एग्जाम में 5 बार पूछा गया है, विश्वास नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जाके देख लीजिएगा। तो नरोत्तम सिंहानुक की अगर हम बात करें, है ना भाई, नरोत्तम सिंहानुक वो काम्बोडिया के, कहाँ के थे? काम्बोडिया के अगर बात करें तो शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? काम्बोडिया के थे। यहाँ पे आपको 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पूछा जाएगा अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? थाईलैंड में है, काम्बोडिया में है, वियतनाम में है या फिर म्यांमार में है? ये तो 100% रख लो, ये 100% रख लो, फर्स्ट पाली होके या फिर सेकेंड पाली होके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो सबसे पहले आपको बताऊं, अंकोर वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में है। कहां पर है? कंबोडिया में है। यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरीका से, इसी फॉर्मेट से
सारा क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, आपका एग्जाम में एक नंबर भी नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। यहाँ पे बताइएगा कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये एग्जाम में अगर बात करें तो 7 बार पूछा गया है, और ये इसका जवाब क्या जाएगा तो आप सोच समझ के बताइएगा। तो आपका कमेंट आएगा कि हम जानते हैं कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुआ था, और ये 7 बार से ज्यादा भी पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक में जा करके आप लोग देखिएगा ना, तो आपको ईयर बाय ईयर देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना। गोल घर जो है कहाँ स्थित है, गया में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है या फिर भागलपुर में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मतलब कि गोल घर क्यों बनाया गया, तो गोल घर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले गोल घर कहां पर है, तो आपको जवाब बता दूं सीधे तौर पे, तो जो गोल घर है ना वो पटना में है। कहां पर है, पटना में है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि न्यू डील नीति किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और इसका आंसर अभी याद करो, एग्जाम में ताजा ताजा आंसर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं, आपको यहाँ पे बता दूं कि जो एफडी है ना, एफडी रूजवेल्ट थे, एफडी रूजवेल्ट, उन्होंने न्यू डील नीति अगर बात करें तो अपनाई थी। न्यू डील नीति की लागू अगर बात किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ये आप याद कर लीजिएगा, एफडी रूजवेल्ट। हम तो बेल्ट करके याद कर लिए थे, न्यू डील नीति की अमेरिका वाला बेल्ट करके याद रख लिए थे, हमारे एग्जाम में आया तो हम लिख दिए थे रूजवेल्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने से पहले 4 बार सोचिएगा कि नेपोलियन संहिता जो है ना, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, है ना। आपके पास वहां भी 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आपने क्लियर किया होगा तो कंफर्म पता होगा। तो नेपोलियन संहिता सन 1804 ईस्वी में हुआ था। यहां पर 10 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10 का भी आपको क्या याद कर लेना है, ऑप्शन सी याद कर लेना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ध्यान से और अच्छे तरीका से जवाब देने का प्रयास करना। पूछा जाएगा एग्जाम में फ्रैंकफर्ट की संधि है ना कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये आपको पता होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 ईस्वी में हुआ था। कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि ये करेक्ट है या फिर अनकरेक्ट है। तो आप कहिएगा ये बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, लेनिन या फिर एंगेल्स या फिर कार्ल मार्क्स या फिर रूसो। दास कैपिटल की रचना किसने किया था, दास कैपिटल पुस्तक कौन लिख ले था, इस सब टाइप के क्वेश्चन आएगा, याद कर लीजिएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, दास कैपिटल की रचना किया था। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कंफर्म टू कंफर्म इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बैंकिंग किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है ना, बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है। तो बैंकिंग अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र में आता है। दूसरा क्षेत्र में आपका भारत उद्योग क्षेत्र आ जाता है ना, उद्योग क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, ये सब चीज आ जाता है। कंपनी आ जाता है दूसरा में। प्राथमिक में क्या आता है, कृषि आ जाता है, मछली पालन हो जाता है, पशुपालन हो जाता है। तो इस सब प्रक्रिया आपका प्राथमिक में आता है। द्वितीय में समझ गए उद्योग आ जाता है, कंपनी आ जाता है। और तृतीय में जिसमें सेवा प्रदान किया जाए, तो अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र में आपका क्या आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा। कंफर्म है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, इसका जवाब देने से पहले सोचो कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख यहाँ पे क्या बताना है, केंद्र बताना है। तो 14 नंबर तो सब बता सकता है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे है कि सलेम हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ये सब लौह इस्पात का प्रमुख क्या है, केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपको क्या याद कर लेना है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है ना किसका सूचक है। जब एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन याद हमेशा कर लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। याद हो जाएगा ना तो कंफर्म जान जाइए आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर दे देगा प्रति व्यक्ति आय,
है ना। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय जो होता है ना, राष्ट्रीय आय यहाँ पे समझ लीजिएगा, राष्ट्रीय जो इनकम होता है, राष्ट्रीय आय, उसमें हम लोग भाग दे देंगे जनसंख्या से, जनसंख्या से हम भाग दे देंगे, वो हो गया हमारा राष्ट्रीय आय। तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आसानी तरीका से बोल दीजिएगा जीवन स्तर का, यानी जीवन जीने का स्तर का, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है कब हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोच समझ के अगर जवाब दे सकते हो तो बताओ, और नहीं दे सकते हो तो हम बताएंगे ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में बार बार पूछा था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए सन 1952 ईस्वी में, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुआ था। ये कंफर्म अगर हो गया ना, एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सोच लीजिएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन टकराना है ना, तो सबसे पहले याद रख लीजिएगा बांग्लादेश की मुद्रा। दूसरा याद कर लीजिएगा, अगर बात करें तो चीन की मुद्रा क्या होता है, ठीक है। 2 को याद कर लीजिए, अब भारत का तो सबको पता है रुपया होता है। तो ये 2-3 चीज आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले 17 का जवाब बताइएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पे टाका होता है ना, बांग्लादेश की जो मुद्रा होता है वो टाका होता है। कंफर्म है, कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। ये आप सभी को इसका सवाल का जवाब पता होगा कि भारत में सन 1986 ईस्वी में, सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कंफर्म है, तो कंफर्म है तो भाई याद कर लीजिएगा 1986। इतना कंफर्म अगर हो गया तो समझ जाइए 18 में आपका कंफर्म हो गया 5 नंबर। ये क्लियर है, 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण देता है ना। भूमि विकास बैंक कितना दिन के लिए कर्ज देता है, थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए, यही तो पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, तो 19 का अगर आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, आप कहिएगा कि भूमि विकास बैंक हमें बहुत लंबे समय के लिए लोन देता है, बहुत लंबे समय के लिए। कंफर्म है ना, इतना कंफर्म है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। एग्जाम में पूछता है ये बार बार, तब मैं लेकर के आया हूं कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है। भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, साम्यवादी है, या फिर सब फेट फाट है। तो आपका कमेंट आएगा कि भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है, यानी समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है। कंफर्म है ना, 20 नंबर याद कर लो, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। अभी बोल रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट लेके और वॉइस को लेकर के रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन ना टकराएंगे तो हमें बताइएगा। बताइएगा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है ना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, सोचो समझो तब बताओ, क्योंकि हम जानते हैं नागार्जुन सागर परियोजना वो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। यहाँ पे 21 का सी याद कर लेना है। 21 का सी हो जाएगा नागार्जुन, नागार्जुन सागर परियोजना आपका कृष्ण नदी पर है। कंफर्म है, इतना तो कंफर्म हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछेगा, 2004 की सुनामी से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। जब 2004 में एगो मतलब कि सुनामी आया था, तो कौन सा यहाँ पे अगर बात करें तो किस देश को प्रभाव ज्यादा पड़ल था, कौन मतलब की बात करें किस दिशा में सबसे भयंकर मतलब कि अहंकार मचौले था। तो 22 का अगर हम बात करें तो बस एक ही चीज याद कर लीजिएगा आप लोग, वो है बंगाल की खाड़ी। 2004 के सुनामी में सबसे ज्यादा जो है प्रभावित हुआ था वो बंगाल की खाड़ी हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। 22 का सी याद हो जाएगा ना, 22 का सी याद हो जाएगा। अगला 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 यहाँ पे देखिएगा, अगला पूछा जाएगा पंचायत चुनाव कौन कराता है। पंचायत जो है कौन कराता है, चुनाव आयोग, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर संसद। तो सबसे सिंपल आपको बताता हूं, पंचायत का जो चुनाव है ना वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है
है ना। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, सब उसके हाथ में होता है। जिसको ज्यादा लोग नियुक्त करता है, चुनता है, वो अपना पंचायत का मुखिया हो जाता है, प्रधान हो जाता है। सब चीज जो प्रक्रिया है अलग अलग होता है। वार्ड बनना, मुखिया बनना, संसद बनना, सब कौन कराता है? सबका चुनाव अगर बात करें तो यहाँ पर वही कराते हैं। कहाँ? यहाँ पर निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला का जवाब दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था और सूचना अधिकार अधिनियम, उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश से हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। दो क्वेश्चन में एक कंफर्म कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूचना अधिकार अधिनियम राजस्थान हो जाएगा। यानी कि 24 का आपको सी याद कर लेना है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1975 में भारत की राजनीति में क्या हुआ था? है ना, सन 1975 ईस्वी में भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था, क्या हुआ था? 25 का जवाब बताइएगा। तो सबसे पहले चीज अगर आप जानते हो, एक 1929, है ना, एक 1929 में क्या आया था? बहुत महामंदी अगर बात करें तो भारत का बजट बहुत गिर गया था। यानी कि लग नहीं रहा था कि ये देश हमारा उन्नति करेगा, उतना लेवल गिर गया था पूरा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1975 में भारत की राजनीति में क्या हुआ? तो आंतरिक आपातकाल हुआ था, है ना, आंतरिक आपातकाल ये लागू हुआ था। ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के विरुद्ध में आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन चला था? है ना, जनसंख्या विरोधी के आंदोलन में आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन चल था? 26 का जवाब सोच के बताइए। तो आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, तब तक हमने आपको अभी बताया एक क्वेश्चन पहले कि आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से हुआ था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जनसंख्या के विरुद्ध में किया गया एक आंदोलन था, ताड़ी विरोधी आंदोलन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड जो है ना, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना, कोयला, बॉक्साइट या फिर चूना? एग्जाम में पूछा जाता है। क्या भर के आइएगा? सोच ले है, समझ ले है। आपने सोच लिया कि हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा आपका कोयला होता है, सबसे ज्यादा आपका कोयला होता है, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार में सबसे पहले कौन सा नदी बनल था? याद कर लो, सिंपल है, आसान है, सोन नदी, है ना। कौन नदी था? सोन नदी था। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और बिहार का सो कोसी नदी को बोला जाता है। कंफर्म है ना जी? कंफर्म है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना। पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? याद है? याद है तो बोलो, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 29 का जवाब क्या दीजिएगा? तो सिंपल तरीका से सोच के बताओ, भारत का सबसे लंबा बांध। सोच लिया तो हीराकुंड बांध, नहीं सोचा तो याद कर लो, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, याद कर लो। अगला का जवाब दीजिएगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसको तुम याद करके जाओ, गारंटी मैं देता हूं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे, ये कंफर्म कर लो। तो 30 नंबर का जवाब सबसे पहले याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, याद हो गया ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, जवाब दीजिएगा। पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? श्वेत क्रांति का शुरुआत कौन कैले था? बताओ। अगर आपने याद किया होगा तो जरूर बता दीजिएगा कि खुरियन ने, है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है, वर्गीज कुरियन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना। बिहार में लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बिहार में जो लीची का उत्पादन होता है तो उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा जिला है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर नालंदा? सिंपल बात है, सिंपल जवाब है कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर
भरपूर है वो लीची के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो लीची का विक्रेता होता है। लीची यहाँ का फेमस है। जैसे हाजीपुर का केला, वैसा ही अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर का लीची। अगला बताइएगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है ना, क्वाड्रिलेटर, गोल्डन क्वाड्रिलेटर किससे संबंधित है? अभी आप याद कर लीजिए, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ना वो आपका सड़क मार्ग से मतलब कि संबंधित है। तो 33 का क्या जवाब आनी चाहिए? 33 का ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जनसंख्या है ना, यूनाइटेड है ना, किस प्रकार की पार्टी है? जनसंघ किस प्रकार की पार्टी है? राष्ट्रीय है, क्षेत्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, साम्यवादी है? एग्जाम में ये फॉर्मेट कंप्लीट करके जाइए, 1 नंबर पा लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं 1 नंबर 1 नंबर, अब भाई 1 नंबर जरूर पा लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से 1 नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, और बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता था, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 35 का जवाब दे दीजिएगा आप लोग, बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कंफर्म टू कंफर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका जवाब हम ना बताएंगे, बिहार में रहते हैं तो बिहार वासी है तो जवाब दीजिएगा, है ना। अभी तो सब लोग दे देंगे ना जी, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बैठ के आपके कमेंट को देखेंगे। सोनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? 36 का जवाब पता है तो बताओ। 36 का जवाब पता है? हाँ पता है ना, सोनपुर मेला हाजीपुर में लगता है, हाजीपुर में लगता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान से सोच के जवाब देना। अगला क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? और शेर शाह सूरी ऐसा तगड़ा थे, ऐसा थे कि अगर कोई भी औरत अपने सर पे बहुत बड़का सोना का अगर बात करें ना दौरा लेकर के जाएगा ना, तभी भी किसी का हिम्मत नहीं है कि उसके वो एक भी सोना, एक भी छोटा सा सोना उठा ले उसमें से, चाहे छीन ले। का मतलब कि इनका जब रात चल रहा था ना, सब चोर डाकू सब थर थर कांपता था, मतलब कि चोरी करने से डरता था। सामान किसी का सड़क पर गिरा रहता था ना तो वो उठाता नहीं था। शेर शाह सूरी वो थे, उनका शासन वो था। तो शेर शाह सूरी का मकबरा की अगर हम बात करें तो याद कर लीजिएगा सासाराम बिहार में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, और शेर शाह सूरी का सबसे बड़ा खाबियत जो है था ना वही था। खामियत समझिए, खूबी समझिए, ठीक है। बताइएगा सासाराम विकास किस काल में हुआ था? सासाराम का विकास कौना काल में हुआ था? प्राचीन में, मध्यकालीन में, आधुनिक में, या फिर ब्रिटिश काल में? तो 38 का जवाब तो आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि सासाराम बिहार का जो विकास है ना वो आपका जो है मध्यकाल में हुआ था, है ना। मध्यकाल में सासाराम बिहार का उन्नति हुआ था, विकास हुआ था। याद हो जाएगा ना ऑप्शन बी, ज्यादा टेंशन ना लेना है, ऑप्शन बी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल, है ना। तो सबसे पहले, इससे पहले इसको क्वेश्चन को याद करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे तरफ से बनता है, जवाब दीजिएगा कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन कैले था? हम्फ्री डेवी कैले था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी कैले था। अभी लिखो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कारक की अगर हम बात करें तो जॉन को दिया जाता है, यानी कि जॉन के, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन के। जॉन के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दो, तब हम जानेंगे कि तुम्हें पता है। हेगेल किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताओ। एग्जाम में तो ये फॉर्मेट आपके आएगा नहीं, बट ये हम लेकर के आए हैं। एक बार दो बार पूछा है, एग्जाम में कहीं पूछ देगा तब का कीजिएगा। तो अब आपको करना है कि दार्शनिक थे। क्या थे? हेगेल किस क्षेत्र से थे? वो दार्शनिक थे एक प्रकार के। याद हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुई संधि को क्या कहा जाता है? 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक संधि हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? यही तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, यही तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो हानोई समझौता जिसे बोला जाता है, हानोई समझौता। एग्जाम में ये छुपा रुस्तम है, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में छुप के आता है, छुप के आता है, छुपा रुस्तम है ये। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना कि बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये सब चीज एग्जाम में पूछता है। अगर आपको पता है
तो ठीक है, और ना पता है तो क्या कीजिएगा, ना पता है तो अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन को अगर रोकने की बात करें तो 1911 में रोक दिया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रोक दिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, पहले याद रख लीजिएगा। और रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। इसको अगला क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। पृथ्वी की सबसे कम गति लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है ना? पृथ्वी पर सबसे धीरे धीरे चलने वाला लेकिन सबसे विनाशकारी कौन सा तरंग है? एक पॉइंट है ना, नन्हा सा मुन्ना सा है, एल तरंग। एल तरंग जो है सबसे विनाशकारी होता है, लेकिन ये धीरे धीरे चलता है। तरंग ऐसे इस टाइप से चलता है, धीरे धीरे चलता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि ईस्टर्न है ना, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट मतलब जानते हो पूर्वी, पूर्वी सेंट्रल यानी कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको तो पता होगा, आपको तो पता होगा इतना सा चीज कि पूर्वी अगर हम बात करें मुख्यालय हाजीपुर में है, ये तो आपको कंफर्म होगा, है ना? कंफर्म, ये कंफर्म होगा जरूर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि धान किस प्रकार का फसल है? ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर सोच समझ के पूछता है। रबी फसल और खरीफ फसल। खरीफ फसल में आ जाएगा आपका धान, और रबी फसल में आपका क्या आ जाएगा? रबी फसल में आपका गेहूं आ जाएगा। धान किस प्रकार का फसल है? तो ये खरीफ फसल है। बस दो गो तो आपको याद ही करना है, एगो रबी एगो खरीफ, दोनों में से एक एग्जाम में बन जाएगा। बताइए निम्न में से कौन सरकारी कंपनी है? इसमें कौन सरकारी कंपनी आपको लग रहा है? सोच के बता दीजिएगा। तो आप लोग एक चीज सोचिएगा कि कौन जो है सरकारी कंपनी है। तो बजाज और लिमिटेड की अगर हम बात करें, वो भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, और ये सेल है, सेल नाम का कोई कंपनी है, ये आपका सरकारी कंपनी है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पूछा जाएगा कोडरमा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहले 47 नंबर मेरे भाई क्वेश्चन को याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में जाके पछताइएगा, कंफर्म जान लीजिए। क्योंकि कोडरमा की अगर हम बात करें तो वो अभ्रक के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि ऑपरेशन फ्लड को कौन नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है, और दूध उजला होता है, मतलब कि श्वेत क्रांति। अरे भाई इतना तो कंफर्म है भाई, इतना कंफर्म है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, गोंडवाना समूह को कोयले लगभग कब बना? गोंडवाना समूह का कोयला लगभग कब बना था? 49 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले समझ जाओ भाई, यहाँ पे 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन रेशा रहित फसल है? इसमें कौना में रेशा होता है? 50 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। दो क्वेश्चन तो आपसे पूछे है, एक पूछे है बिहार दिवस, दूसरा पूछे आपको क्या 50 नंबर क्वेश्चन की कौन सा रेशा सहित है ना? तो दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और अगर बात करें तो सोशल साइंस का अगर 50 क्वेश्चन आपको आज क्लियर होगा ना, चाहे आपको पता होगा, पता था, पता होगा, या फिर याद कर लिए, एग्जाम में इसमें से 10 से 15 कंफर्म बता देता हूं आ जाएगा। अब मैं ही बोल रहा हूं ना आ जाएगा, आ जाएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे तो पता चलेगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।